हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और पीएसयू बैंक के बारे में। हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इनका देख लेते हैं क्वार्टर टू का रिजल्ट किस तरीके का रहा। बाकी सारे बैंकों की तरह हम यहाँ पर भी उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे भाई सबसे पहले ग्रोथ कितना आ रहा है, आपका एडवांसेस में ग्रोथ कितना आ रहा है, आपका डिपॉजिट में ग्रोथ कितना आ रहा है। जो आपका डिपॉजिट का ग्रोथ आया वो फेवरेबल आया, अनफेवरेबल आया, मतलब आपका कास्ट रेशो ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ गया। उसके बाद हम थोड़ा सा सेगमेंटेशन समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आप किस तरीके के लोन करते हो। फिर थोड़ी-सी हम कहानी करेंगे कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और यील्ड ऑन एडवांसेस के बारे में। उसके बाद हम एसेट क्वालिटी देखेंगे और फिर फाइनली हम वैल्यूएशन के ऊपर थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से तो लगभग-लगभग 50,000 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप बन रहा है। और अगर हम बात करें ग्रोथ के बारे में, लोन बुक ग्रोथ के बारे में, तो 14.5% के आसपास का कंपनी ने लोन बुक ग्रोथ दिखाया। अब देखो ये इस बैंक के लिए एक अच्छा नंबर है, बट अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से बात करने जाओगे तो कुछ खास इन्होंने किया नहीं है। अगर हम इनका लोन बुक साइज देखने जाएँ, तो 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इनका लोन बुक है। आप इसको एसबीआई से कंपेयर करो, एसबीआई का 36 लाख करोड़ रुपए के आसपास का लोन बुक है। तो एसबीआई का लोन बुक 6 गुना बड़ा है और वो इसके बराबर पेस पे ग्रो कर रहा है। तो अब हमें समझने का ज़रूरत है, तो इनको जो बेस इफेक्ट का फ़ायदा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो कुछ खास रिजल्ट तो इस बैंक ने पोस्ट किया नहीं। अगर हम बात करें डिपॉजिट ग्रोथ रेट के बारे में तो वो थोड़ा-सा ठंडा आ रहा है, वो 10.5% के आसपास के डिपॉजिट ग्रोथ आया। अब देखो, अगर आपका डिपॉजिट ग्रोथ आपकी लोन बुक ग्रोथ से काफ़ी कम रहता है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ बहुत लंबा नहीं है। आप ये जो 15% 16% के आसपास का ग्रोथ है, इसको बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते क्योंकि हो क्या रहा है, आपका धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपका लेवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है और जैसे अगर आप अभी इनके बारे में भी देखोगे कि ऑलमोस्ट फुल्ली लेवरेज्ड बैंक है। अगर आप इनका आरओए देखोगे, तो आरओए इनका करीबन-करीबन 0.75% के आसपास का इनका आरओए है और 16% के आसपास का ये लोग आरओई कर रहे हैं। तो अभी अगर हम इनका कैलकुलेट करें, लेवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, फॉर्मूला आरओई का क्या होता है? आरओई इज़ आरओए इंटू लेवरेज। तो अगर हमें लेवरेज का कंपोनेंट निकालना है, तो हमें आरओए को डिवाइड कर देना है आरओई को डिवाइड कर देना है आरओए से। तो हमें पता चलेगा ये बैंक ऑलरेडी 17, 18, 19 टाइम्स के आसपास लेवरेज्ड है और ये बहुत ज़्यादा लेवरेज होता है। ये मतलब मैक्सिमम दैट यू कैन गो इज़ 16, 17, 18 टाइम्स लेवरेज और वो भी ये पीएसयू बैंक है इसलिए चला गया। अगर कोई प्राइवेट पेयर बैंक होता तो इतना भी नहीं जा पाता। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। तो अगर ये अपना डिपॉज़िट का पेस ऑफ ग्रोथ नहीं बढ़ाएँगे तो ये 15% ग्रोथ बहुत लंबे समय तक कर नहीं सकते। बहुत लंबे समय तक छोड़ो, ये तो इतने ज़्यादा लेवरेज हो चुके हैं कि हो सकता है अगले क्वार्टर में ही हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएँ। अब या तो इनको 2 काम कर सकते हैं, या तो ये अपना डिपॉज़िट का ग्रोथ रेट बहुत तगड़े पेस पे बढ़ाएँ, यहाँ पर हमें 18%, 20%, 22% के आसपास का डिपॉज़िट का ग्रोथ देखने को मिले, जिससे ओवरऑल इनका लेवरेज थोड़ा-सा कम आए। या दूसरी चीज़ कंपनी ये कर सकती है, ये क्यूआईपी कर सकते हैं, जाके अपना इक्विटी डाइल्यूशन कर सकते हैं, अपना इक्विटी बेस बड़ा कर सकते हैं। तो अगर इक्विटी बेस बड़ा करेंगे तो ओवरऑल लेवरेज कम आ जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये किस तरीके से आगे लेवरेज के बारे में बात करते हैं। ये चीज़ भी हमने समझ ली। अगर हम बात करें कासा रेशो के बारे में, तो जैसे बाकी बैंक्स का कासा खराब हुआ, इनका भी थोड़ा-सा कासा खराब हुआ। अगर हम देखें तो 43.13% के आसपास से गिर के 41.18% के आसपास रह गया ऑन अ वाई-वाई लेवल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी हमें डिप ही देखने को मिला है। तो कासा बाकी बैंक की तरह यहाँ पर भी हमें खराब ही होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम थोड़ा-सा लोन बुक सेगमेंटेशन समझ लेते हैं। तो पहले तो एकदम ब्रॉड सेगमेंट कर लेते हैं कि भाई एक हमारा ग्लोबल बिज़नेस है और एक हमारा डोमेस्टिक बिज़नेस है। तो ग्लोबल बिज़नेस तो हमारा कंट्रीब्यूट करता है 16% ऑफ द ओवरऑल लोन बुक और 84% ऑफ द ओवरऑल लोन बुक आता है हमारे डोमेस्टिक वाले बिज़नेस बिज़नेस में से। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा-सा और सेगमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें डोमेस्टिक बिज़नेस में तो 18% आता है एग्रीकल्चरल लोन से। अब एग्रीकल्चरल लोन्स में हमें ज़्यादातर ग्रोथ देखने को मिल रही है और वो ग्रो कर रहा है बाय 21.5% के आसपास। तो अच्छा ग्रोथ है। 18% आपका जो डोमेस्टिक वाला सेगमेंट है, वो ढंग के पेस पे ग्रो कर रहा है। 16% आता है हमारा एमएसएमई लोन से। वो वो लोग ग्रो कर रहे हैं 15.4% के आसपास से और जो 23% है वो आता है हमारा रिटेल लोन से और रिटेल लोन्स ग्रो कर रहे हैं 22% के आसपास से। तो अगर आप ओवरऑल रैम पोर्शन देखोगे तो रैम का मतलब क्या हो गया, रिटेल, एग्रीकल्चरल और एमएसएमई, ये सारा मिला के अब 58% के आसपास का कंट्रीब्यूशन लेके आ रहा है। जो एक टाइम पे 54-55% के आसपास था, वो बढ़ के अब 58% हो गया। तो ये और रिटेल फोकस्ड बैंक बनने की तरफ निकले हुए हैं। तो जैसे आपको पहले ही पता है कि भाई ये सारे के सारे पीएसयू बैंक के साथ सेम कहानी है कि पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में हम लोन दिया करते थे और वहां पर लोन बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। तो पहले ये लोग कॉर्पोरेट फोकस्ड बैंक हुआ करते थे। अब वहां से हटके ये लोग रिटेल फोकस्ड बैंक हो रहे हैं और अपनी एसेट क्वालिटी को लगातार सुधारते जा रहे हैं।
तो यहाँ पर भी हमें वही चीज़ देखने को मिला। तो ठीक है, ओवरऑल RAM वाला जो पोर्टफोलियो है वो अच्छे पेस पे ग्रो किया, हमने तीनों का सेगमेंट भी समझ लिया। अब जो बचा हुआ हमारे पास जो कॉर्पोरेट लोन्स है, वो कॉर्पोरेट लोन कंट्रीब्यूट करता है 42% ऑफ द ओवरऑल लोन बुक। तो 58% तो आप आ गया आपका राम वाले पोर्शन से, बचा हुआ 42% आ गया हमारे कॉर्पोरेट वाले पोर्शन से। और कॉर्पोरेट वाला पोर्शन का कोई बहुत तगड़ा ग्रोथ नहीं था, वो 9% के आसपास पे ही ग्रो किया। तो इससे हमें ये चीज समझ में आती है कि कंपनी और भी ज्यादा रिटेल की तरफ फोकस करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अगर नीचे आ रहा है तो वापस वो लोग कॉर्पोरेट की तरफ फोकस करने लग गए हो, ऐसा भी नहीं है। तो मोर और लेस चीजें सही चल रही हैं, यहाँ तक तो अभी हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा। अगर उसके अंदर भी अगर हम रिटेल में और थोड़े से सब सेगमेंट्स देखें कि भाई एक्चुअली ग्रोथ आ कहाँ से रहा है, क्योंकि जैसे रिटेल वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सब सेगमेंट, वो वहां पर हमें रिटेल वाले सेगमेंट में 22% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिल रहा था। तो वहां पर इनका व्हीकल फाइनेंसिंग का लोन बुक बहुत अच्छा किया और पर्सनल लोन का लोन बुक बहुत अच्छा किया। वहां पर हमें 29% और 47% के रेस्पेक्टिवली बहुत तगड़ा पेस पे ग्रोथ देखने को मिला। तो यहाँ से ये सारा का सारा ग्रोथ लेके आ रहा है, तो बढ़िया बात है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ फंड्स और यील्ड्स के बारे में, तो यील्ड तो इनके बढ़े नहीं, यील्ड तो थोड़े से कंप्रेस ही हो गए, बट कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहा है क्योंकि आपके रेपो रेट्स बढ़ रहे हैं। तो वाई वाई लेवल पे आपका कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ा और आपका यील्ड नहीं बढ़ा, इसकी वजह से आपको स्प्रेड में भी कंप्रेशन देखने को मिला, निम्स में भी कंप्रेशन देखने को मिला। तो अब देखो क्या होता है, सिंपल गणित समझते हैं। एक तरफ से आप पैसा उठा रहे हो और दूसरी तरफ आप लेंड कर रहे हो, और बीच में एक मार्जिन बना रहे हो। जो मार्जिन बन रहा है उसको बोल रहे हैं हम स्प्रेड। जिस रेट पे आप पैसा दे रहे हो उसको बोल रहे हैं हम यील्ड, और जिस इंटरेस्ट रेट पे आप पैसा उठा रहे हो दैट इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या कॉस्ट ऑफ फंड्स कह लो आप उसको। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स अगर आपके बढ़े और आपका एंड में यील्ड नहीं बढ़ पाया, तो आपको क्या पता चलेगा, आपका स्प्रेड कंप्रेस हो गया। यहाँ पर भी हमें वही चीज देखने को मिली। अगर हम निम्स के बारे में बात करें, तो निम्स जो 3% से ज्यादा के निम्स हुआ करते थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, अब वो गिर के 2.8% के आसपास आ गए। तो निम्स में भी हमें कंप्रेशन देखने को मिला, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग लगातार ऊपर जा रहा है और आप वो सारा का सारा कॉस्ट कस्टमर को पास ऑन नहीं कर पा रहे, कस्टमर तक नहीं जा पा रहा, कस्टमर का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा। तो सारा की सारी फटकी आपको ही झेलनी पड़ रही है, तो ये प्रॉब्लम रहा। अब आ जाते हैं एसेट क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर एसेट क्वालिटी इनका इंप्रूव ही किया। अब देखो कहानी क्या है, ये ऐसे बैंक्स हुआ करते थे जिनका ग्रॉस एनपीए 7% 8% के आसपास टच किया करता था। वहां से ये अपनी बुक को इंप्रूव करके लेके आ रहे हैं। अगर अभी भी आप बात करो बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो इनका इनका ग्रॉस एनपीए 5.84% से गिर के 4.41% पे आया है। तो अभी भी एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो ग्रॉस एनपीए काफी ज्यादा है, तो अभी भी इनके पास स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत है। बट अभी देखो हमें सिर्फ वही चीज समझना पड़ेगा, हमें फोकस करना है ट्रेंड पे। अगर कोई ऐसा कंपनी है जिसका 1.1% से ग्रॉस एनपीए बढ़ के 2% पहुंच गया है, तो उसका ट्रेंड खराब चल रहा है। और यहाँ पर आप बैंक ऑफ इंडिया को उठाओगे तो उसका 5.8% से 4.4% के आसपास ग्रॉस एनपीए आ गया, तो उसका ट्रेंड सही चल रहा है। तो आपको रिटर्न कौन सा कंपनी ज्यादा अच्छी तरीके से देगा, अगर सिर्फ और सिर्फ हम बेसिस लेके चलें एसेट क्वालिटी, तो आपको बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक ज्यादा अच्छा लगना चाहिए एज कंपेयर टू दूसरा कंपनी जिसका ग्रॉस एनपी नंबर्स ऊपर की तरफ गए। तो हमें ट्रेंड देखना है, एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं देखने। अब एब्सोल्यूट नंबर्स हम देख क्यों रहे हैं अभी इस केस में, जिससे हमें पता चले कि ये कंपनी आगे चल के अपने ग्रॉस एनपी को इंप्रूव करके पैट में कितना ग्रोथ लेके आ सकता है। जैसे पीएनबी के साथ हुआ, तो पीएनबी का भी वही हालात है कि भाई 10% के आसपास 9% के आसपास का ग्रॉस एनपी पहुंच गया था, बट वो अपने ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर को लगातार बहुत अच्छे लेवल पे लेके आए। तो जब तक उनके पास स्कोप था, देखो आप अपने ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर को एक हद तक ही तो कम कर सकते हो, उसको कभी भी जीरो तो कर नहीं सकते। अच्छा चलो आपने जीरो भी कर लिया, तो जीरो के बाद क्या करोगे, फिर वहां से तो आपका पार्ट का ग्रोथ आना बंद हो जाएगा। तो हमें देखना है कि भैया और कितने समय तक अगर ये अपनी एसेट क्वालिटी इंप्रूव करते रहे, तो हमें पार्ट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो उस वजह से हम एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे। बाकी तो हमें सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना है। अगर आपका ट्रेंड सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो मोर और लेस सारी चीजें ठीक ही हो रही हैं। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। तो ठीक है, इनके पास अभी आगे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट भी बहुत है। अभी आप यहाँ इस लेवल से भी बहुत इंप्रूव कर सकते हो, आप सब 2% के आसपास अपने ग्रॉस एनपी को लेके जा सकते हो। तो वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं है और आपका ट्रेंड भी सही चल रहा है, तो दोनों चीजें ठीक चल रही है। सेम केस विद आपका नेट एनपीए अब इनका पहुंच गया 0.94% के आसपास फ्रॉम 1.54% के आसपास से। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर भी नेट एनपी में भी आपने बहुत बेहतरीन काम किया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रेडिट कॉस्ट के बारे में और स्लिपेज रेशो के बारे में। तो दोनों ही थोड़े थोड़े से बढ़ गए। अब देखो थोड़ा सा, ये देखो एक बिजनेस है, बिजनेस ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हर क्वार्टर बेहतरी की तरफ ही जाए। हर क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा कि भाई किसी क्वार्टर में आपकी थोड़ी सी एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आ गई, किसी क्वार्टर में आपकी थोड़ी सी डिपॉजिट में प्रॉब्लम आ गई। तो ये अप्स एंड डाउन तो बिजनेस में चलते ही रहेंगे। तो ठीक है, जब पूरा का पूरा फाइनेंशियल सेगमेंट खराब कर रहा है,
तो एक एक क्वार्टर में आपने थोड़ा-सा अपना क्रेडिट कॉस्ट इन्फ्लेट करके दिखा दिया, तो उसमें कोई महामारी नहीं होगी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे अगर हम इनके बारे में बात करें, तो इनका क्रेडिट कॉस्ट वेंट अप फ्रॉम 54 बेसिस पॉइंट्स टू 97 बेसिस पॉइंट्स। तो 97 बेसिस पॉइंट्स का भी क्रेडिट कॉस्ट बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर भी हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और स्लिपेज रेशियो जो थोड़ा बहुत बढ़ा, उसका भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। यहाँ पर तक अभी तक तो हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। अब चलिए, अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से नंबर्स के बारे में। अब इनका नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 4% ओवर अ वाई लेवल। तो देखो, यहीं पर प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कोई अच्छा ग्रोथ आ नहीं रहा है। आपका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ में भी अभी हमें डाउट है, क्योंकि आपका जो जो लेवरेज है वो आप फुल्ली लेवरेज हो चुके हो। उससे ज्यादा लेवरेज आप कर नहीं सकते। तो अब या तो आपको क्यूआईपी करना पड़ेगा, या आपको डिपॉजिट का पेस बहुत तगड़े रेट पर बढ़ाना पड़ेगा। अब उसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप बाय 10% ओवर अ वाई लेवल, और पैट वेंट अप बाय 63% ओवर अ वाई लेवल। अब देखो, आपका इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 4%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप बाय 10%, तो आपका पैट 63% से कैसे बढ़ गया? ये इस वजह से बढ़ा क्योंकि आपके प्रोविजंस कम हुए, आपकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई। तो आपने कहा कि जो मैंने पहले ये जो पैसा प्रोवाइड करके रखा हुआ था, जो खराब लोन होने वाले थे उसके लिए, उसको मैं निकाल लूंगा और मेरे प्रोविजंस नेगेटिव में आ जाएंगे। इसकी वजह से आपको ये तगड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इनको इस बार थोड़ा-सा सपोर्ट भी मिला इनके टैक्स वाले ब्रैकेट में से। इनको थोड़ा-सा कम टैक्स देना पड़ा, इसकी वजह से भी हमें थोड़ा-सा यहाँ पर बूस्ट देखने को मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल ठीक-ठाक रिजल्ट है। थोड़ी-सी कंसर्न्स भी हैं, कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं। देखो, बाकी सारे पीएसयू बैंक्स की तरह इनका भी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, और सारा का सारा जो पार्ट का लेवरेज है, जो ऑपरेटिंग लेवरेज ये लोग एन्जॉय कर रहे हैं पार्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ इनके प्रोविजंस कम होने की वजह से ही हो रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव करने की वजह से ही हो रहा है। बट जो लोन बुक ग्रोथ वाला चीज़ है, जो हम सोचते हैं कि भाई हम ऐसा कंपनी पकड़ेंगे जो इंडस्ट्री से ज़्यादा पेस पे ग्रो कर पाएगा, वो कहानी यहाँ पर मिसिंग लग रही है। और जितने पेस पे ये लोग ग्रो भी कर रहे हैं, उसकी सस्टेनेबिलिटी पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अब आप आगे चल के कैसे ग्रो करोगे? क्या आप अपनी डिपॉज़िट को 20% पे बढ़ा भी पाओगे या नहीं बढ़ा पाओगे? और सेकंड चीज़, क्या आप अपने जो क्यूआईपी है उसको ढंग से एग्जीक्यूट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? मतलब आप अपना डिपॉज़िट को किस तरीके से लेके आओगे? एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है बैंक के ऊपर। तो मोटा-मोटी यही थी कहानी बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अभी देखो, कुछ चीज़ें अगर अगर चलो जैसे एक और नंबर के बारे में आप डिस्कशन करते हैं। अगर आप इनका अभी भी आरओए देखोगे, तो कुछ ढंग का आरओए बन नहीं रहा। 0.75% के आसपास का कंपनी आरओए बना रहा है। तो ठीक है, ट्रेंड ऊपर की तरफ है, बट ये भी अभी एक्सेप्टेबल लेवल्स पे नहीं है। आप कोई भी एक अच्छे बैंक को नहीं देखोगे जो 0.75% के आसपास का आरओए बना रहा हो। आपको इतने अच्छी एसेट क्वालिटी, अगर आप जिस तरीके से लेके आ रहे हो अपनी एसेट क्वालिटी को, आपका आरओए कम से कम 1% के ऊपर तो जाना चाहिए था। तब आपको और बेहतरी देखने को मिलती, बट वो सारी चीजें आपकी हो नहीं रही। अब आपका आरओए ऊपर कैसे जाएगा? जैसे आप थोड़ा-सा अपना लोन बुक का मिक्स चेंज करोगे, आप थोड़ा-सा फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे लोन दोगे, आप थोड़ा-सा हायर यील्डिंग लोन्स दोगे, तब जाके आपका थोड़ा-सा नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। क्योंकि देखो, आरओए का सिंपल सिंपल फॉर्मूला हम समझने की कोशिश करते हैं। आरओए इज़ नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, दैट इज़ इक्विटी प्लस आपका डेट। तो ये दोनों मिला दो और नेट प्रॉफिट को इन दोनों से डिवाइड करा दो, तो आपको आरओए देखने को मिलेगा। तो अगर आपको आरओए बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना नेट प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। तो जब तक आप अपना नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपका आरओए नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर अभी वहाँ पर हमें थोड़ी-सी कमी देखने को मिल रही है। आरओई आपका ज़रूर सही ट्रेंड पे गया है, जो आपका 10-12% के आसपास का आरओई हुआ करता था, वो 16% के आरओई के आसपास पहुँच गया है। तो चीज़ें बैंक में ठीक ज़रूर हो रही हैं, पर जिस पेस पे ठीक होना चाहिए, वो नहीं हमें देखने को नहीं मिल रहा। उतनी जितनी बेहतरी हम माँग रहे हैं बैंक से, उतना बेहतर रिज़ल्ट बैंक दे नहीं पा रहा। इस चीज़ के साथ इस वीडियो को अभी यहीं के यहीं खत्म करते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।